$65 नहीं था पिछला? 66 तो कुछ लोगों को पता है ना हुआ था, सबको तो नहीं पता। अभी देखते हैं क्लास के एंड पे क्या करना है इनका। मैसेज पहुंच गया था? रॉयल्टी की डेफिनेशन निकाल लें चैप्टर 5 में। रॉयल्टी में हमने ये पढ़ा था, ये 4th 5th रो में इनको चुप करवा दें जरा। रॉयल्टी की डेफिनेशन, खामोश हो जाए ना, क्लास हो रही है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग बोल रहे हैं, इतना भी नहीं पता। तो रॉयल्टी की डेफिनेशन निकालें, उसमें हमने पढ़ा था किसी चीज़ को यूज़ करना या उसका राइट टू यूज़ ले लेना, तो उस पर जो पैसे दिए जाएंगे दैट विल बी अ रॉयल्टी। बहुत ज़्यादा रोशन नहीं हो गया हाइब्रिड वाला कमरा? चलें ठीक है, देख लें जैसे कंफर्टेबल है। ओके पॉइंट नंबर डी, द पेज नंबर 63, the supply of any technical, industrial, commercial or scientific knowledge, experience और skill। किसी ने मुझे टेक्निकल नॉलेज दे दिया, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस या टेक्निकल स्किल। इंडस्ट्रियल नॉलेज, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्रियल स्किल। तो द सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल किसी ने मुझे दे दी, सो दैट ऑल इज रॉयल्टी इनकम माय गाइज। ओके, अच्छा ये ना फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि फी फॉर टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इधर ही पढ़ी थी हमने। उसमें भी हमने कहा था कि मैनेजेरियल टेक्निकल या कंसल्टिंग सर्विस आपने दे दी, मैनेजेरियल टेक्निकल और कंसल्टिंग सर्विस आपने दे दी। असल में फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी में ये फ़र्क है कि फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस में सर्विस देने वाला जो है ना, हाइब्रिड में फ़र्क ये है कि इसमें सर्विस देने वाला जो है ना, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस में सर्विस देने वाला वो खुद आके सर्विस देता है या अपने स्टाफ को भेज के सर्विस देता है। लेकिन रॉयल्टी में वो खुद सर्विस नहीं देता, बल्कि वो उसको बस ऑनलाइन ऑफलाइन समझा देता है कैसे करना है, अपना नॉलेज बस कन्वे कर देता है फिजिकली आने के बजाय। हाँ, हल्का फुल्का कभी असिस्टेंस भी अगला बंदा मांग लेता है, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन टेक्निकल सर्विसेज में वो फिजिकली आके एक्टिव फॉर्म में टेक्निकल सर्विसेज देता है। लेकिन रॉयल्टी के केस में जब ये चीज़ें वो शेयर कर रहा हो अगले बंदे से, तो फिजिकली नहीं आता, पैसिव रह के, पीछे रह के ये सारे के सारे काम करके देता है। ओके, तो फी फॉर टेक्निकल सर्विस में ये लिखा हुआ था और रॉयल्टी में ये लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि देयर इज अ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज इन रॉयल्टी। रॉयल्टी में नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है सिर्फ, हालांकि फी फॉर टेक्निकल सर्विस में इन्वॉल्व एक्चुअल रेंडरिंग। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है, इसमें एक्चुअल रेंडरिंग है, ये डिफरेंस है लेट आने पे। अच्छा, इंडस्ट्रियल,
इक्विपमेंट आपने किसी का यूज़ कर लिया, आपने किसी का कमर्शियल इक्विपमेंट यूज़ कर लिया, या आपने किसी का साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ कर लिया, तो ये कहाँ फॉल करेगा? रॉयल्टी में। ये कहाँ फॉल करेगा? रॉयल्टी में। अच्छा, किसी का इक्विपमेंट थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करना, ये तो आप रॉयल्टी दे रहे होंगे, लेकिन अगर बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी पक्की पक्की किराए पे ले लें तो वो तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। रॉयल्टी भी वैसे आमतौर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही जाती है। आगे तो अभी तक रॉयल्टी में जो हमने पढ़ा है वो देखें 2-3 सफ़े आगे। यूज ऑफ डिजाइन, पेटेंट, इन्वेंशन, यूज ऑफ कॉपीराइट और लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, यूज ऑफ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, और ये डिजाइन और पेटेंट वाला कौन से पॉइंट में पढ़ा था? पॉइंट नंबर, पता नहीं क्या स्लो लोग हैं, 1 में। और कॉपीराइट वाला पॉइंट नंबर, पता नहीं यार, बी है, 1 है, अजीब है, छोड़ें यार, लीव इट नाउ प्लीज प्लीज यार, डोंट प्लीज, अजीब लोग हैं ये। अच्छा, वो ए है और ये बी है। मुझे 2 किताब, मैं खुद ही देख लेता हूँ, ये सफ़ा निकाल के दे रहे हूँ। वन ए बी, पता नहीं किसने 1 लिखवाया है, ये बी में पढ़ा था। एनी इंडस्ट्रियल नॉलेज, ये भी ई में पढ़ा है। तो इन तीनों के साथ उसने यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव, ये सी में पढ़ा है। सप्लाई ऑफ टेक्निकल, ये डी में पढ़ा है। नहीं नहीं, जो होने नहीं, अब मैं खुद ही कर रहा हूँ, बस से मेरी बातें हो रही हैं। ये लो, यूज ऑफ, रिसीट ऑफ, सप्लाई ऑफ, सप्लाई ऑफ, डिस्पोजल ऑफ। डिस्पोजल ऑफ तो भी हमने पढ़ा नहीं, कल पढ़ा था। विजुअल इमेजेस, साउंड्स और बोथ ट्रांसमिट किससे हो रहे थे और ब्रॉडकास्ट कहाँ हो रहे थे? टेक्निकल नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज, ये आज पढ़ा है हमने सारा। तो प्रोबेबली ये डायग्राम शायद आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर दे चीज़ें याद करने में, और इससे डेफिनेशन का कोई एस्पेक्ट भी आपका मिस ना हो। ओके, पॉइंट नंबर एफ, सप्लाई ऑफ। अब ये फिर लेट आते हैं, हद होती है। सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस that is ancillary or subsidiary to any property or right as mentioned in A through E. As mentioned above बस पेपर में लिखाइएगा। विजुअल इमेजेस स्केच करने में आपको कोई मसला आ रहा है, फॉर्मूला लगाने में आपको कोई मसला आ रहा है, साउंड स्केच करने में आपको कोई मसला आ रहा है, ब्रॉडकास्टिंग में कोई मसला आ रहा है, टेक्निकल नॉलेज इस्तेमाल करने में कोई मसला आ रहा है, साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल करने में कोई मसला आ रहा है, तो कोई नहीं, आप उससे मदद भी ले सकते हैं थोड़ी सी। द सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस, क्या सप्लाई हो रही है? मदद। सप्लाई ऑफ एनी असिस्टेंस डेट इज एंशिलरी, जो कि ज़रूरी है, और सब्सिडरी, सब्सिडरी मतलब है यानी वो मेन काम नहीं है आपका, सब्सिडरी काम है। मेन काम तो आपका फॉर्मूला देना है, उसकी मदद देना तो एक छोटा काम है। एंशिलरी भी है, ज़रूरी भी है मदद देना, उसके बगैर वो चीज़ चल भी नहीं रही,
और सब्सिडरी भी है। सब्सिडरी का मतलब है मेन काम नहीं है, सबऑर्डिनेट काम है एक। सप्लाई ऑफ असिस्टेंस, and that assistance is ancillary and subsidiary to any property or right, ancillary and subsidiary. Assistance is ancillary and subsidiary to any property or right as mentioned above, and it is furnished, it's से मुराद, and assistance is furnished as a means of enabling the enjoyment of property. उसके बगैर आप प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते थे, आपको पता नहीं चल रहा था फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। तो मकसद प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट आपको देना है। तो बात तो आसान है, ए से लेके ई तक कोई भी चीज इस्तेमाल करने में आपको मसला हो रहा हो तो आप उसके बदले मदद ले लें। एंड इन द लास्ट, ये खड़े रहे हाइब्रिड में प्लीज, थोड़ा सा जरा हाइब्रिड प्लीज, अभी इधर आए खड़े होंगे तो पिछले लोगों को नजर नहीं आएगा। अच्छा, पॉइंट जी, दरवाजे के पास आके खड़े होना पड़ेगा। पॉइंट जी, किताब निकाल के प्लीज, किताब निकाल के ना, नुकसान तो नहीं करना आपका। द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर राइट रेफर टू इन क्लॉज ए थ्रू ई। क्लॉज ए थ्रू ई वाली चीजों को डिस्पोज कर दिया। क्लॉज ए थ्रू ई वाली चीजों को, बैठ जाएं अगर अगले पूरे सेशन में टाइम पे आना है तो। द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर राइट ट्रांसफर, बाकी ने जरा नोट करना है। द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर राइट रेफर टू इन क्लॉज ए थ्रू ई। आपने नॉलेज पहले किराए पे लिया, बाद में उसको बेच दिया, ऑब्वियसली अगले से इजाजत लेके। आपने पहले सीक्रेट फॉर्मूला किराए पे लिया, बाद में उसको बेच दिया। आपने पहले जो है वो द डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब ये है कि जिसने आपको किराए पे दिया था, पहले उसने जो है वो आपको किराए पे दिया, बाद में उसने आपको बेच दिया, तो ये भी उसकी कौन सी इनकम बन जाएगी? रॉयल्टी। क्योंकि पहले तो आपसे क्या लेता रहा है? किराया। अब किराए के बाद बेचना भी वो किराए की वजह से उसी के अंदर डालने लगा। तो लिखें, जिसने फॉर्मूला या विजुअल इमेजेस या नॉलेज किराए पे दिए थे, जिसने फॉर्मूला या विजुअल इमेजेस या नॉलेज किराए पे दिए थे, उसी ने आपको बेच भी दिए। तो ये भी रॉयल्टी है। ओके, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। भाई ये खारदार झाड़ी की टहनी मंगवा लें, कुछ बच्चों ने कल छुट्टी की थी, उनको दिखाई जाएगी और सुंघाई भी जाएगी। आईटी इने मारी जाएगी, तो मैंने नहीं बोला। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स। कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं कॉल रिसीव करने के लिए, और कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं कॉल्स बैक करने के लिए। तो इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जो भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सर्विसेज आजकल हो रही हैं सारी उसने डाली हैं इसमें। अकाउंटिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज सर्विसेज, मुझे क्या आप लोगों ने याद करनी है, हमने अपने ज़माने में की थी। लोकली प्रोड्यूस टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेसिंग,
तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज ये हैं कि जो चीज़ें इन सारी चीज़ों को अगर आप आईटी इनेबल्ड एनवायरनमेंट से रूट कराएं तो इनको कहा जाएगा आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। आयरिस एफबीआर का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कहा जाता है। आयरिस किस चीज़ का एब्रीविएशन है ये तो शायद सेकंड रो में मोबाइल इस्तेमाल करते हुए हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको ज़रा दूर रख दें, वो जो येलो वाला वन नज़र आ रहा है ना उसके पास रख दें। मीन्स अ वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, ये एक वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, नंबर 1 फॉर ऑपरेशन एंड नंबर 2 फॉर मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस। इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस होते हैं पाकिस्तान की सरजमीन के टैक्सेस, बट टैक्सेस ही है ना, एंड लॉस एडमिनिस्ट्रेड बाय बोर्ड। बोनस शेयर की डेफिनेशन तो शायद चैप्टर 4 में भी पढ़ी थी। बोनस शेयर्स इंक्लूड बोनस शेयर की डेफिनेशन नहीं दी। बोनस शेयर ये होते हैं कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को और शेयर तोहफे में दे दे। तो बोनस शेयर्स इंक्लूड्स बोनस यूनिट्स, यूनिट ट्रस्ट इदारे होते हैं वो अगर यूनिट्स नए दे दें तो वो भी शेयर्स की तरह ही हैं। अच्छा जी, डिविडेंड की डेफिनेशन में आए, पेज नंबर 61। कंपनी अपने प्रॉफिट्स बांटती है। डिविडेंड की एंट्री बचपन में पड़ी थी, ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। जब इंडिविजुअल बंदा पैसे घर लेके जाता है तो उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन कंपनी के केस में पड़ा था डिविडेंड डेबिट ड्रॉइंग, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन बाद में जाके पता चला था कि ये अर्निंग ही कम हो रही होती हैं, या अर्निंग कम हो रही होती हैं, या जो प्रॉफिट आपने अकम्युलेट करके रखे होते हैं बिजनेस में वो कम हो रहे होते हैं। डिविडेंड की ट्रीटमेंट तो हमें पता है, फाइनल टैक्स रेजिम में 15%। आज डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़े हैं। तो अगर कभी कंपनी अपने प्रॉफिट्स बांटे, क्या हुआ, पेज मिसिंग है बुक में? हाँ, अगर कभी भाई ये पेज कॉपी करवा के उसको डिविडेंड वाला ला दे। आपका भी मिसिंग है? ठीक है, कितने लोगों का मिसिंग है? हाथ खड़ा करें। डिविडेंड वाला पेज, पेज नंबर कौन सा है? 61। ये हाथ खड़ा करें, कितने लोगों का मिसिंग है? ठीक है, साथ वाले से हमेशा के लिए किताब ले लें। 4 लोग हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, किसी का पेज मिसिंग है? नहीं मिसिंग। नहीं, पुरानी बुक तो नहीं होगी इनके पास, तो नई बुक है ना? हाँ नई बुक है। ठीक है, 10 कॉपियाँ करा लें, 6 मैं घर ले जाऊँगा। कोई इलाके में हो सकता है मेरे सीए का राहुल, तुम्हें क्या? डिविडेंड एनी बांटना, बोलें किसने बांटा? क्या बांटा? प्रॉफिट्स। क्या बांटा? बोले एनी बांटना। किसने बांटा? क्या बांटा? किसको बांटा? अगर इस बांटने में, अभी आपने नहीं काटना, अगर इस क्यों किताब की तरफ क्यों देख रहे जब वो पेज नहीं है? बंद करो। है पेज, तुमने क्यों मंगवाया है यार? एक कॉपी कैंसिल कराओ, नो 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 सफे लाना। इफ सच बांटना, अगर इस बांटने में रिक्वायर्स द जाना ऑफ एसेट्स, ये एसेट मेरा जा रहा है, कैश भी जा सकता है। अगर किसी को पैसे नहीं चाहिए, फर्नीचर ले ले, फर्नीचर नहीं चाहिए एसी ले ले, एसी नहीं चाहिए मेरी जान ले। इस तरह की बातें तू ही करता है बस। अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स डेबिट बैंक क्रेडिट। अब ये डेफिनेशन याद कर लें, बोले एनी बांटना। किसने बांटा? कंपनी ने बांटा। किसको बांट? क्या? शेयर होल्डर को बांटा। क्या बांटा? प्रॉफिट्स बांटे। अगर इस बांटने में चले जाएं एसेट्स, इंक्लूडिंग मनी, एसेट इन काइंड भी जा सकते, चीजें भी दे सकते हैं आप उसको। डिविडेंड लेने आप चीजें दे के फारग कर दें। आप एक लेयर्स का एक डब्बा दे दें, ये लो। अच्छा, पॉइंट नंबर बी, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि
कंपनी के पास प्रॉफिट्स तो पड़े होते हैं, पैसे नहीं पड़े होते। ये उस बिजनेस में होता है जिसमें क्रेडिट सेल ज्यादा हो रही हो, यानी सारे कस्टमर ही उधार पे चीजें लेके जा रहे हैं। तो अब सेल तो रिकॉर्ड हो रही है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं पड़े हुए क्योंकि डेटर भी पैसे देके नहीं जा रहे। तो ये कंपनी भी प्रॉफिट्स बांटती है, डिविडेंड देती है। पॉपकॉर्न, जब ये कंपनी प्रॉफिट्स बांटना शुरू करती है या डिविडेंड देती है तो कंपनी कहती है मेरे पास रोकड़ा नहीं है, पैसे नहीं है। कंपनी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो कंपनी शेयर होल्डर्स को कहती है कि उधार कर लो। क्या कर लो? उधार कर लो। शेयर होल्डर कहते हैं कर लिया। तो इसको डिबेंचर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यानी कंपनी के डायरेक्टर्स छत पे खड़े होकर जो शेयर होल्डर्स की बारात आई होती है, उस शेयर होल्डर की बारात को छत पे खड़े होकर कहते हैं कि बेटा आप ऐसा करो, आप जो है वो हमारे से क्या ले लो? डिबेंचर ले लो। आप क्या ले लो? डिबेंचर ले लो। ओके। तो डायरेक्टर्स ऑब्वियसली शेयर होल्डर तो क्या लेने आए? शेयर होल्डर्स तो डायरेक्टर से कह रहे थे कि पैसे दो, पैसे दो, हाइब्रिड में आखिरों में बातें करो, पैसे दो, पैसे दो। शेयर होल्डर तो डायरेक्टर्स को ये कह रहे थे। तो डायरेक्टर्स ने कहा पैसे ले लेना, पैसे ले लेना। ये आया और इसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। इन्होंने इसको रोका, वापस इधर आ। सर उधर रह गया। ये बड़ा आगे, आपको पता है ये बहुत तेज होते हैं लोग, ये बड़ा आगे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं इन सब का रिप्रेजेंटेटिव हूं। ये बोला तू मेरा नहीं है। अच्छा, इनका मैं सबका रिप्रेजेंटेटिव हूं। ये क्या तुम लोगों ने मजाक बनाया? हम पैसे लेने आए थे, तुम हमें पैसे नहीं दे रहे, और चढ़ गया जाके इधर। अब ये कह रहे हैं भाईजान पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अच्छा जी, अब नाउ व्हाट विल हैपन? अब इन दोनों ने जाके नीचे सोचा कि यार, अच्छा छोड़े ना, सारी चीजें तो नहीं सही हो सकती। इन दोनों ने नीचे जाके सोचा कमरे में, यार क्या करें यार, ये तो कह रहे हैं कि ये, मुझे भी पता है, मैं कॉन्सेप्ट समझे आप लोग। अच्छा, तो इन्होंने नीचे जाके मशवरा किया कि यार क्या करें यार, ये तो जान नहीं छोड़े शेयर होल्डर्स, तो कोई ना कोई इसका हल निकालना चाहिए। तो फिर डायरेक्टर ने अपनी बीवी सुल्ताना को फोन लगाया। ठीक है, डायरेक्टर ने अपनी बीवी सुल्ताना को फोन लगाया। सुल्ताना जो है वो फौरन गाड़ी पे तशरीफ लाई और सुल्ताना ने जो है वो आकर कहा कि मैं आपको एक मशवरा देती हूँ। कहती क्या मशवरा देती हैं आप हमें? तो इन्होंने सुल्ताना ने प्लीज हाइब्रिड, अच्छा, तो सुल्ताना ने आके कहा कि सरताज ऐसा करो कि ये जो सारी अवामुन नास है ना, ये सारी अवामुन नास इसको ढुस कर दो। ये जो सारी अवामुन नास है ना, तो इसको कुछ ना कुछ उधार कर लो। जब ये बात सुनी ना, ये बात सुनी, तो ये जम्मे गफीर सारा सुल्ताना के पास आ गया और सुल्ताना से कहा सुल्ताना बाजी सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, आप हमें सबूत दें कि उधार हो रहा है। तो ऑब्वियसली फिर डायरेक्टर्स जो है, तू तो जा यार,
ऑब्वियसली जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टर्स इनको डिबेंचर इशू करेंगे, इसके हाथ में डिबेंचर पकड़ाएंगे, ताकि ये जब अपनी सुल्तानाओं के पास जाएं तो घर में इनकी बीवियां अगर पूछें कि पैसे लेके आए हो तो ये कह दें चीजी लेके आए हैं। बेगम कहे दिखाओ चीजी मैंने खानी है, ये डिबेंचर दे दें वो खा ले। तो ये डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को क्या देंगे बोलें, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ऊपर से डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो अब शेयर होल्डर्स को जरा तसल्ली हो जाएगी कि हमें डिविडेंड मिल गया है। एनी बांटना, एनी किसने बांटा, किसको बांटा, क्या बांटा, क्या बांटा, डिवेंचर बांटा। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, अच्छा वेदर विद और विदाउट प्रॉफिट, हो सकता है इन पे इंटरेस्ट दें, हो सकते हैं इस पे इंटरेस्ट, वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट, हो सकते हैं इन पे इंटरेस्ट दें। यानी डिवेंचर अगर 1 साल के लिए हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट भी आप उस पर दे सकते हैं लेट पेमेंट पे, और अगर आपने नहीं इंटरेस्ट देना तो ना दें, इनको बता दें। अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, लेकिन ऑब्वियसली जितने प्रॉफिट्स हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं उतनी डिवेंचर आप इशू कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट से ज्यादा डिवेंचर इशू कर दें तो उसका फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो कहते हैं प्रॉफिट्स की हद तक क्या इशू करो, डिवेंचर, अगर उससे ज्यादा इशू हो जाए वो फिर कहते हैं देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट, कई दफा ऐसा होता है कि शेयर कैपिटल और अकामुलेटेड प्रॉफिट, जी चिनमिन चिनमिन हो रही है, थोड़ी सी चिनमिन चिनमिन, कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी भाई। 30 मिनट्स एग्जैक्ट पे देखना जरा, चिनमिन चिनमिन रिकॉर्डिंग चेक करना किसकी हो रही थी और मुझे बताना है। अच्छा जी, ब्रॉट डाउन, आपका शेयर कैपिटल है 100 रुपया बिजनेस का, और आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं बिजनेस की 40 रुपये, यानी कई सालों से आपने 40 मिलियन कमाया है, 100 मिलियन आप घरों से लाए थे। अब आपने सोचा कि मैं अपना कारोबार बंद करता हूं, तो शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे 100 रुपये से, और अकामुलेटेड प्रॉफिट्स भी डेबिट कर देंगे 40 रुपये से, और ये जर्नल एंट्री करेंगे आप, शेयर होल्डर्स को कैश दे देंगे। ताकि कारोबार आपका क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो कारोबार बंद होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि बिजनेस का शेयर कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। अब इसमें जो डिविडेंड है वो 40 रुपये है, क्योंकि बाकी तो आपने उसका अपना कैपिटल ही उसको वापस किया। होता यह था कि कंपनीज बंद हो जाती थी, लेकिन कंपनीज कहती थी हमने डिविडेंड तो नहीं बांटा, हम तो बस बंद हो गई हैं। तो लॉ में करने का नहीं, अगर कंपनी बंद होने पे 100 से ऊपर जितना भी ओनर घर लेके गए हैं ना, डेट ऑल विल बी क्लासिफाइड एज, और इस पर भी 15% टैक्स काटना पड़ेगा। यानी आप 40 उनको पूरा नहीं देंगे, 40 पे 15% टैक्स काट के जो पैसे बचेंगे वो उनको देंगे। यानी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, कब बांटा, लेकिन जिस हद तक आपके पास क्या पड़े हैं, प्रॉफिट्स। कौन सा पॉइंट है ये, इसमें डिविडेंड कितने हैं, सॉल्यूशन, डिविडेंड साथ वाले की चिन्ह पे नोट कर लें, चिन्ह पे, चिन्मिन चिन्मिन पे। जी
ओके एसी का करना है, नहीं पूछ रहे ना क्या करना है, क्या पूछें जाके क्या कह रहे हैं। मैक्सिमम ऊपर है, फिर बंद कर दें। वो वाले का भी कुछ करना है, नहीं करना, क्या करना है बताइए ना। वो वाला भी बंद कर दें, सारे बंद कर दो यार, पूरे कॉलेज के पीछे से ग्रिड बंद कर दो वो। हाँ आप बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो लेकिन इसको प्यार से बताया करो ना, जिंदगी में प्यार से बोला करें यार, खुदा के लिए दोनों को कैसे समझाया। मैं टीचर हूँ, मुझे कई दफ़ा बोलना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में खुदा के लिए प्यार से बोला करो। बस के अंदर किसी कोई एक सवारी भी टेंशन डाल दे, पूरी बस परेशान हो जाती है। करो यार इसको, 16 में कर दी। ओके गुस्सा करनी ना, बस ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अच्छा जी, वेदर कैपिटलाइज्ड और मैंने इधर भी छुड़वाया, मैंने इधर भी छुड़वाया, मैंने इधर भी छुड़वाया, क्योंकि मैं आपके फ्यूचर से खेल रहा हूँ, मुझे पता है मैंने बताना है। पॉइंट नंबर जी, डी फॉर डोंकी। अच्छा माय डियर, यार वो खारदार झाड़ी अलॉन्ग विद कांटे, आई एम सीरियस, समीउल्लाह को भेजो मंगवाए। एनीथिंग मुझे नहीं पता कहाँ से, जिसमें घर से तोड़ के लाए। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये तो बिजनेस क्या हो रहा था, ऊपर लिखें लिक्विडेट, ये बिजनेस क्या हो रहा था, लिक्विडेट। अब हम ऐसा करते हैं कि चले चलाए बिजनेस का कैपिटल कम करते हैं, उसे लिक्विडेट नहीं कराते, चले चलाए बिजनेस का कैपिटल कम करते हैं। रिडक्शन ऑफ, बोले कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल रिड्यूस हो जाना, चले चलाए बिजनेस का कैपिटल रिड्यूस हो जाना। अब अगर आप चले चलाए बिजनेस का कैपिटल रिड्यूस करें, मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशन ज्यादा कर रहा हूं, मैं पहले पानी और जूते बेचता था, अब मैं सिर्फ जूते बेचूंगा, पानी बेचना मुझे अजीब सा लागे कि पानी डाल के बेच दूं, तो पानी बेचना मुझे अजीब सा लागे, तो मैं आप सिर्फ जूते बेचूंगा। तो शेयर होल्डर्स को कहा आधा पैसा वापस ले जाओ, उन्होंने कहा आधी अर्निंग भी वापस कर दो। तो अब मेरे ख्याल से आधा शेयर कैपिटल वापस कर देंगे, शेयर कैपिटल डेबिट, आधे प्रॉफिट वापस कर देंगे, और आधा कैपिटल बिजनेस में पड़ा रहेगा। अब इसमें कितना डिविडेंड है माय डियर, 20। इसमें कितना डिविडेंड है, 20, नोट कर लें। इसमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल ही है। नोट कर लिया, कर लें। भाई वो खारदार झाड़ी जरा जल्दी से मंगवाएं, कांटे लगी हुई। चलें जी आगे चलें। प्लीज़ हैव शेयर सम कारगुजारी, कि जो आप लोगों ने स्टेटस लगाए थे उस पर लोगों के कमेंट्स क्या आए हैं, और फिर आप लोगों ने उसको कैसे टैकल किया है। स्टेटस लगाया था डिस्कनेक्ट वाला, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीन देख के कोई कमेंट या लाइक नहीं किया होगा, और आप लोगों के दिल पे गुजरा होगा यार ये तो पूछ लेता कि क्या हुआ है। यही हुआ है, दिल पे नहीं लेते। वेल डन। पढ़ें जी पॉइंट डी। अच्छा मैं आपको सीरियसली बताऊं,
कि टाइम नहीं रह गया, ये आप लोगों को पता नहीं चलना कैसे गुजरना है। आगे सेल्स टैक्स में तो वैसे ही जो है वो आपको सर खुजाने का टाइम नहीं देना, मैं सीधे सर खुजाने के लिए बंदे रखने पड़ते हैं आखिरी दिनों में, तो सर खुजाने का टाइम नहीं मिलना आप लोगों को। वो कोई रोटी सालन ला के रखेगा, आप कहेगा भाई रोल बना के रोटी में डाल दो खुदा के लिए, मैंने तो ऐसे ऐसे साथ साथ खानी है, मुझे पता नहीं चलना सालन किधर आलू किधर गोभी का। आखिरी दिनों में तो ये हालात हुए होते हैं बंदे के। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, अभी से सीरियस हो जाएं, अभी से सीरियस हो जाएं, आगे टाइम नहीं है, 2-2.5 महीने पता नहीं चलना कैसे गुजरने हैं। पॉइंट नंबर डी, नहीं उठ के नहीं जाना भाई, बैठ, अभी इधर पढ़ेगा तो कुछ होगा ना, उठ के जा रहा है पढ़ने के लिए। पॉइंट डी, इतना भी जज्बाती नहीं होना, बोले नहीं बांटना, बांटा, किसको बांटा, बबलू नाम रख दें इसका, किसको बांटा, बबलूज, किसको बांटा, बबलूज को बांटा। कब बांटा, कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करी थी, अपने ऑपरेशंस बिजनेस के काम करी थी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स बांटे हैं। ओके, नेक्स्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें से सवाल बन रहे हैं। द पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी, द पेमेंट बाय एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, कहते हैं ये वाली प्राइवेट कंपनी नहीं जो मैंने पिछले सफे पे डिफाइन की है, ये वाली प्राइवेट कंपनी नहीं, जिसको कंपनी लॉ प्राइवेट कहता है। और आपको पता है कंपनी लॉ पब्लिक अनलिस्टेड और पब्लिक लिस्टेड को प्राइवेट नहीं कहता, वो फिर प्राइवेट को ही प्राइवेट कहता है। तो हमने तो शायद पब्लिक अनलिस्टेड को भी प्राइवेट कह दिया था, याद आ रहा है? हाँ, अगर पब्लिक अनलिस्टेड के गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे होते वो फिर और बात है, लेकिन हमने तो आम हालात में प्राइवेट को भी प्राइवेट कहा था और पब्लिक अनलिस्टेड को इसलिए प्राइवेट कहा था कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो उसको भी हमने प्राइवेट कह दिया था। लेकिन कहते हैं ये प्राइवेट वो वाली प्राइवेट नहीं जो पिछले सफे वाली प्राइवेट है, ये प्राइवेट वो जो कंपनी लॉ के टीचर ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई है, ये वो वाली प्राइवेट है। चलो ठीक है, वो वाली प्राइवेट समझ लेते हैं। द पेमेंट मेड बाय अ प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन फलाना लॉ, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को बुला के, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को बुला के लोन, उसके घर का बिजली का बिल दे दे, कोई तोहफा दे दे, कोई पैसे दे दे, कुछ दे दे, कोई एडवांस पकड़ा दे, कुछ कर दे। कहते हैं प्राइवेट कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर्स 1-2 ही होते हैं, 3-4-5 शेयर होल्डर होते हैं, ज्यादा शेयर होल्डर होते नहीं प्राइवेट कंपनी में, तो थोड़े से शेयर होल्डर होते हैं प्राइवेट कंपनी में। तो अगर अपने शेयर होल्डर्स को लोन में से उनमें से एक को लोन दे रही है तो बाकी शेयर होल्डर लड़ाई करेंगे, इसलिए मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दिया करे। तो ये 7-8 कॉपीज होके आई हैं, ले आओ जल्दी। इधर चाहिए, किसको चाहिए, हाथ खड़ा करें जी, जल्दी आए ना, जल्दी आए भाई, माय डियर, जल्दी आए। सेकंड लास्ट रो से देना शुरू करें। ओके, हाइब्रिड में किसी को चाहिए तो खड़े हो जाए अपनी सीट पे, नहीं खड़ा हुआ बस, ठीक है, नहीं चाहिए। अच्छा, तो द पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या दे, नंबर 1 एडवांस दे दे, और ट्रस्ट भी दारा होता है, या लोन दे दे, किसको, या कोई भी फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर की गाड़ी का पेट्रोल डलवा दे, शेयर होल्डर के घर के बिजली का बिल दे दे, बिजली का बिल, शेयर होल्डर की बेगम का सूट, कोई चीज दे दे, कोई चीज दे दे, व्हाट एवर इट मे बी। भाई ये याद रहा है तूने, एक चीज तो रिपीट की है तूने दोबारा। द पेमेंट शुड बी फ्रॉम अकामुलेटेड प्रॉफिट, पेमेंट कहां से होनी चाहिए, अकामुलेटेड प्रॉफिट से। अच्छा, ले आए खालसा झाड़ी। तो बॉक्स में जो चीज है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बॉक्स में जो चीज है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब वो लोग खड़े हो जाएं जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की, कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद कर दो, कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद कर दो। खड़े हो जाएं वो लोग जिन्होंने कल की क्लास में रिकॉर्डिंग बंद की हुई थी ना, चलो ठीक है भाई। ऑनलाइन वालों अब ये रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके साथ हुई है, इनके साथ वो हुई है। अब रोने की आवाज़ें रिकॉर्ड अगर किसी ने मोबाइल पे की हैं तो प्लीज़ इनको लाइव कर दे, ऑन एयर कर दे,
और बहुत ज्यादा ये लोग रो रहे हैं। अच्छा, द पेमेंट शुड बी फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब मुझे ये बताएं कि अगर लोन देने वाला प्राइवेट कंपनी है तो क्या होगा? ये प्रोविजन आईकैप सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है। और अगर लोन देने वाला पब्लिक लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा? अगर लोन देने वाली प्राइवेट कंपनी है तो हमारा लॉ कहता है ये शेयर होल्डर की डिविडेंड इनकम है। ये शेयर होल्डर की क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंप्लीकेशन ऑन शेयर होल्डर। और अगर लोन देने वाला प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के जिम्मे है वो काटे टैक्स। तो शेयर होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो डिविडेंड टैक्स काटे, अपने पैसे आ रहे हैं फिर दोबारा काटे। शेयर होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो इसको डिविडेंड इनकम माने, और कंपनी की जिम्मेदारी है वो इस पे टैक्स काटे। टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ लोन और एडवांस ट्रांजैक्शन ऑन द शेयर होल्डर्स एज वेल एज कंपनी। तो शेयर होल्डर के लिए क्या इंप्लीकेशन है? उसके लिए डिविडेंड इनकम है। कंपनी के लिए क्या इंप्लीकेशन है? वो काटेगी, क्या काटेगी? टैक्स काटेगी। लेकिन अगर पब्लिक कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को लोन देने लग जाएं तो कहते हैं मेरी नजर में कोई मसला नहीं, नो टैक्स इंप्लीकेशन। हाँ, वो एक जनरल रूल अपनी जगह, कोई बंदा भी किसी को लोन कैश में दे दे, वो इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें चला जाता है, वो बात अपनी जगह, उसको छोड़ें। पब्लिक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन देने जा रहे, कहते हैं नो टैक्स इंप्लीकेशंस, कोई मसला ही नहीं, रज के लोन दो, खैर है। हाँ, कंपनी ने आप टैक्स नहीं काटना क्योंकि ये शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड ही नहीं है। तो एक तरह का इसको समझ लें, ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है टू पब्लिक कंपनीज। वो अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दें तो खैर है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज, छोटी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को लोन दें तो इसमें फिर शेयर होल्डर्स में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से डिस्करेज किया जा रहा है। ओके, एक फॉरेन कंपनी है जर्मनी में, ये बॉर्डर है पाकिस्तान का, ये है ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी। कहां पे? कहां पे? इन पाकिस्तान। तो जर्मनी की एक फॉरेन कंपनी है, उसकी ब्रांच है कहां पे? पाकिस्तान में। इसको आया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मिसाल के तौर पे 100 का प्रॉफिट था, कंपनीज का टैक्स रेट है 29%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 71। व्हाट इज प्रॉफिट? 100। व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? जब फॉरेन कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाए तो क्या ये अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी या इसका हेड ऑफिस बाहर के मुल्क में है? वो हेड ऑफिस के शेयर होल्डर होंगे, इसका शेयर होल्डर कोई नहीं होगा। इसका शेयर होल्डर तो कोई नहीं है, इसके तो हेड ऑफिस है बस। और इस ब्रांच का डायरेक्ट राब्ता इसके ओनर से है भी नहीं कि सिम्सन, जॉन, लारा ने मिलकर ये फॉरेन कंपनी बनाई है, पता नहीं किन्होंने बनाई होगी। इतने ब्रांच वालों को तो सिर्फ हेड ऑफिस का ही पता होगा। हो सकता है ब्रांच मैनेजर कभी कभी पूछता हो, यार आप लोगों के ओनर कौन है? जर्मनी वाला कह देता है चुप तेरी ऐसी की तैसी, हमने ब्रांच खोल दी है, बड़ी बात है, तुझे ब्रांच मैनेजर बताए, ब्रांच को संभाल, ज्यादा बातें ना कर, ये शाख गिरी तो देखी तुझे गिरा देंगे। तो उसका तो काम सिर्फ ब्रांच को संभालना होगा, ये तो शेयर होल्डर्स को जानता भी नहीं होगा। लेकिन लॉ मेकर कह रहा है सॉर्ट ऑफ शेयर होल्डर है फॉरेन कंपनीज के लिए। फॉरेन कंपनी हेड ऑफिस जो है ना, फॉरेन कंपनी तो हेड ऑफिस है ना, ये तो हेड ऑफिस समझा जाएगा ना, हेड ऑफिस, क्योंकि ये ब्रांच है तो फिर उसका नाम हेड ऑफिस हो जाएगा। अब जब आप 71 भेजो
यहां पे, तो सेंड 71 आफ्टर डिडक्टिंग 15%। आपको मैंने बता दिया कंपनीज की डबल टैक्सेशन है, ये कोई नई बात नहीं है, लास्ट क्लास में भी बात हुई थी। तो आप भेजो इसको क्या 71, लेकिन 71 15% काट के भेजो। तो 71 का 15% जो भी बनेगा, 10 रुपए मेरे ख्याल से बना था, तो 71 का 15% 10 रुपए, 10 रुपए शरिया 9 रुपए, पता नहीं कितना बना था। 10 रुपए आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जमा करवाओ, और 71 माइनस 61 माइनस 10, 61 आप कहां भेज दो, बाहर के मुल्क में। ये आप बाहर के मुल्क में भेज दो। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज होती हैं, यानी बाहर के लोगों को तंग होते हैं, यार इतना ज्यादा हमें तंग कर रहे हो, पहले ये भी तो हमारा ही टैक्स है, 29 रुपए जो तुम लोगों ने काटा है, और वो भी हमारा ही टैक्स है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डिस्करेज होंगी, लेकिन कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमने ऑलरेडी इनकरेज कर दी हुई है। कि एक नया रूल कोई आया था, इस दफा मैंने आपको बताया था, जिसमें रिकोडिक कंपनी का नाम लिखा हुआ था और उसने माइनिंग का अगर काम कर रहे हैं तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स माफ हैं। लेकिन इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज किया जा रहा है, उसकी मर्जी बस लॉ मेकर की। लेकिन नीचे आके रिलैक्स करे कि अगर पेट्रोल का काम कर रहे हैं आप, तो फिर मैं आपको रिलैक्स कर दूंगा। नीचे थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहा है, लेकिन इधर तो बहरहाल ये पॉइंट एफ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बॉर्डर पे 2-3 ट्रूप्स भी खड़े कर दीजिएगा। पाकिस्तान वाली साइड पे करने हैं, जर्मनी वाली साइड पे, एक पाकिस्तान वाली साइड पे खड़े कर देते हैं, दूसरा जर्मनी वाली साइड पे खड़े कर देते हैं। चले माय डियर, भाई वैसे खारदर झाड़ी होती है, बैट में वो टच नहीं होता, लेकिन चलो खैर है, समीउल्लाह मर्जी आपकी। लेकिन कोई नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ, आइंदा देखेंगे क्या करना है। हम तीर आजमाएंगे, ये लोग जिगर आजमाएंगे। आज ना एक काम करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना एक नया ग्रुप बना के भेजो, ग्रुप फॉर पेरेंट्स कैफ 2, और फिर बच्चों को अपने पेरेंट्स को इसमें ज्वाइन करवाएं। तो फिर इंशाल्लाह ना उस पर हम जो है ना इंशाल्लाह सब किया करेंगे, उस पर इंशाल्लाह बातें तय करेंगे कि इस तरह कुछ करो। नहीं यार, इफ वी स्टार्ट दिस प्रैक्टिस तो इट विल गुड फॉर योर फ्यूचर आई थिंक। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें वोटिंग करा लेते हैं और इसको कर लेते हैं। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स को ऐड करवाएंगे इसमें? ओ माशाल्लाह 50%। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे एग्री कर गए हैं तकरीबन 40-50%। तो इस प्रैक्टिस को ज़रा शुरू करवाओ, फिर टेस्ट जो है ना, टेस्टों की रिपोर्ट उसमें शेयर की जाएगी। तो ये अच्छा माय डियर, आसान सी बात थी, ज़रा समझने की कोशिश करें, आसान सी बात थी। झूठ नहीं बोलना, अब्बू को ऐड करवाने का मतलब अब्बू को ऐड करवाना होगा फिर, या अम्मी को, जो भी है, तो दोनों में से जो ज़्यादा सख्त है उसको ऐड करवाना है, ये भी शर्त होगी। अच्छा, कंपनी ने कितना कमाया? 100 मिलियन। 29 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनकम फ्रॉम बिजनेस पे टैक्स दे दिया। 29 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनकम फ्रॉम, वो सादा बंदा है, उसने ओके सर लिख दिया मुझे, और उसने करना है अब ये समीउल्लाह। अच्छा, 100 मिलियन क्या कमाया? इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितना टैक्स? 29। कंपनी के पास बचा कितना? इसको कहते हैं प्रॉफिट टैक्स देने के बाद। लेकिन ये बिजनेस वाला अभी टैक्स दिया। अब सॉर्ट ऑफ समझे, हेड ऑफिस इसका शेयर होल्डर है। अब शेयर होल्डर को ये 71 भेजे या 71 पे 15% टैक्स काट के भेजे?
असल में वो पता है क्या कह रहा है कि ये 71 डिविडेंड है। ये 71 क्या है? ये मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये 71 डिविडेंड है। देखें, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज डिविडेंड। लेकिन ये होगा एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस, जब आपने भेजेंगे। अगर आपने अपने पास अभी रखा हुआ तो फिर नहीं, जब भेजने लगेंगे ना तब हुकूमत कहेगी फिर पूरे पैसे ना भेजो। रेमिटेंस क्या किया? भेजा। बोले क्या किया? भेजा। किसको भेजा? शेयर होल्डर को, हेड ऑफिस को। किसको भेजा? क्या भेजा? किसने भेजा? ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी। कहां है? क्या किया? भेजा। दोबारा शुरू स्टार्ट करो ना। क्या किया? किसको भेजा? क्या भेजा? किसने भेजा? कहां है? सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। याद कर लें जल्दी जल्दी। क्या किया? अब इंग्लिश बोले ना। क्या किया? किसको? क्या? किसने? कहां पे? इस तरह घर में आपने सवाल पूछने हैं। क्या? किसको? कहां पे? क्यों? क्या भेजा? और फिर जवाब देना है। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? अम्मी डिविडेंड हो गया मुझे। बेटा 15% वाला। यू स्टिल रिमेंबर द रेट? आपके जमाने में भी कैफ टू इसको कहते थे। अच्छा जी, फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। ये वाली पेमेंट्स डिविडेंड नहीं समझी जाएंगी। रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स बाय अ ब्रांच ऑफ अ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन इन, जो फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आके पेट्रोल को एक्सप्लोर करे या प्रोड्यूस करे। एक्सप्लोर करे, प्रोड्यूस मींस कि उसमें से वो कोई खराब चीजें निकाल के उसे सही, तो पेट्रोल को एक्सप्लोर या प्रोड्यूस करे पाकिस्तान में आके, उसको फिर रिलैक्सेशन है। उसको फिर आप 71 पूरा भेज दें। ये वाला टैक्स उसका माफ नहीं करने लगे हम डिविडेंड माफ करने लगे हैं। हम डिविडेंड माफ करने लगे हैं। तो लिखें उसको पूरा 71 जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही जाएगा माय डियर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही जाएगा। उसको पूरा 71 जाएगा। पूरा 71 जाएगा या 71 पे 10 रुपए कट के 61 जाएगा? पूरा 71 जाएगा। ओके, ये 0.4 एफ, 0.4 किसकी एक्सेप्शन है? पॉइंट एफ की। अच्छा माय डियर, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये बदले में आ रहे हैं पॉइंट नंबर ई के। पॉइंट ई की एक्सेप्शंस हैं। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे सकती है। साथ में से कौन सी? इस तरह दोनों उंगलियां ना यहां ऐसे रख के, कौन सी पूछे उससे? एक प्राइवेट कंपनी, एक ही हाथ की दोनों उंगलियां ऐसे, एक प्राइवेट कंपनी, प्लीज हाइब्रिड, एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन, साथ में से पूछे कौन सी? अच्छा, उधर से जवाब नहीं आना, इधर देखें। ऐसी कंपनी प्राइवेट जो कि बैंकिंग का बिजनेस करती है, यानी सारे लोगों को लोन देती है। अब अगर ये सारे लोगों को लोन देती है तो अपना शेयर होल्डर आएगा, उससे कहेगी मैं तुम्हें लोन नहीं दे रही। शेयर होल्डर कहेगा जा फिर तू, कंपनी बंद करने लगा मैं। तो शेयर होल्डर जब सारे लोगों को लोन दे रही है तो फिर कंपनी को भी लोन दे दे। पढ़ें जी, जब सारे लोग समोसा खा रहे हैं तुम भी समोसा खा लो। समोसा, समोसा। पॉइंट नंबर 2, एनी एडवांस और लोन, बोले एनी एडवांस और, उसके लिए कुर्बानियां करनी पड़ती हैं 4-4, 5-5 घंटे की। एनी एडवांस और लोन, बोले बाय अ कंपनी इन्वॉल्व्ड इन लेंडिंग
बिजनेस। तो लिखें जो प्राइवेट कंपनी लोगों को लोन देती है वो अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे दे तो खैर है। जो प्राइवेट कंपनी लोगों को लोन देती है वो अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे दे तो खैर है। ओके, चलिए माय डियर आगे। पॉइंट नंबर 3, थोड़ी सी ना ज़रा टेंशन चाहिए। आज की डिस्कशन सारी आसान थी, बट ये वाला पॉइंट समझने वाला है। आसान है ये भी, लेकिन समझने वाला है। कंपनी अनाउंस्ड प्राइवेट कंपनी gave loan to its shareholder। घुरी मारे प्राइवेट कंपनी को, साथ वाली प्राइवेट कंपनी को घुरी मारे, तुमने लोन दे दिया शेयर होल्डर को, तुम्हें मना भी किया था, तुम्हें पता है तुम प्राइवेट कंपनी हो। प्राइवेट कंपनी गेव लोन टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ रुपीज 30 मिलियन। 30 मिलियन का लोन दे दिया। 2011 में कंपनी अनाउंस्ड डिविडेंड। पहले तो बताएं इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज रुपीज 30 मिलियन इज डिविडेंड इनकम फॉर, ये शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड इनकम है। कंपनी विल डिडक्ट टैक्स, हाँ वो ठीक है, बिल्डन। कंपनी अनाउंस डिविडेंड फॉर सेम शेयर होल्डर, फॉर सेम शेयर होल्डर, उसी शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया ऑफ रुपीज 18 मिलियन। ऑफ रुपीज 38 मिलियन। अगले साल कंपनी ने इसके लिए डिविडेंड अनाउंस किया। कितना डिविडेंड अनाउंस किया? 38 मिलियन। वो लेने आया 38, तो कंपनी ने कहा पहले 30 का लोन तो वापस करो, मैंने तुम्हें देने हैं 38, तुमसे लेने हैं 30। तो लॉ मेकर अब रिलैक्स कर देगा। लॉ मेकर ने कहा चलो ठीक है, अब आप इसको बांट तो 38 रहे हो, लेकिन क्योंकि आप 30 को सेट ऑफ कर दिया आपने पिछले के अगेंस्ट, तो इफेक्टिवली इसको अब आप 8 ही दे रहे हो, तो 8 को डिविडेंड में डाल दो, क्योंकि 30 को हम पिछले साल डाल चुके हैं, उससे ओवरऑल डिविडेंड तो देखें 38 ही मिला ना। तो ये एक रिलैक्सेशन है सॉर्ट ऑफ, इसको समझ लें लोन की रीपेमेंट पे रिलैक्सेशन हो जाया करेगी, वो रिवर्सल मार दिया करेंगे आप। अब लोन की रीपेमेंट हो रही है, अब लोन कैसे रीपे हो रहा है? आप अपनी जेब से रीपे कर रहे हैं या आप सेट ऑफ करा रहे हैं डिविडेंड के अगेंस्ट? सेट ऑफ करा रहे हैं। अब हुआ क्या? द loan was set off against the loan payable was set off against dividend। समझ आई बात? The loan was set off, the loan payable was set off, कितना payable था? 30, was set off against dividend receivable, so he received only rupees 8 million। आंसर, अब रुपीज 8 इज योर। अब आप पे जुल्म नहीं किया जाएगा कि 38 को दौड़ा दें, क्योंकि 38 फिर पिछले साल
30 पिछले साल चला गया, 38 68 का डिविडेंड बन जाएगा, इतना तो डिविडेंड ही नहीं आपने लिया, तो एक तरह की रीपेमेंट हो गई, तो आपको रिलैक्स कर दिया गया है। 30 पहले चला गया था, 8 अब चला गया, टोटल 38 आपको डिविडेंड मिलेगा, टोटल 38 इनकम में गया। तो अगले साल अनाउंस कितना हुआ उसके लिए 38, लेने कितना गया था 38, मिला कितना, तो डिविडेंड को भी कितने में कितना डिविडेंड बना दें 8। अच्छा, अब सवाल ये नहीं है कि दूसरे साल कितना डिविडेंड है, डिविडेंड के एक्सेप्शंस पड़े हैं, सवाल ये है कि दूसरे साल कितना डिविडेंड नहीं है 30, बना कितना था, मिला बना कितना था, मिला कितना 8, तो कितना डिविडेंड नहीं गया 30, क्योंकि ऑलरेडी वो जा चुका था। तो दिमाग खुले, कलर न्यूमेरिकल लेके, या कलर टैक्सी क्लास में नहीं थे तुम, दिमाग खुला या खुल गया, देखें साथ वाले का। अच्छा जी, अब टेस्ट वाले न्यूमेरिकल को टाइम निकालना है डिस्कस करने का। ओके, नहीं नहीं नहीं, क्यों, अल्लाह आपको दे नेट। अच्छा जी, एनी डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी which is set off against the amount previously paid by it and assumed as, what is previously paid by it 30 and assumed as, और उसको कहां डाल दिया गया था डिविडेंड में डाल गया था। यार असल में ना यहाँ डिविडेंड पे नहीं हो रहा, पे तो सिर्फ 8 ही हो रहा है, डिविडेंड पे होने की बजाय सिर्फ अनाउंस हो रहा है। Any dividend announced by company which is set off, now what is set off, नहीं 38 तो नहीं,
30. Any dividend announced by company which is set off against the amount previously given by it. कंपनी ने कितनी अमाउंट गिव की थी पिछले साल? प्रीवियसली गिवन बाय इट एंड assumed as, और वो पिछले साल क्या एज्यूम कर ली गई थी? डिविडेंड एज्यूम. क्लियर? चलें जी, इनकम हम प्रॉपर्टी के चैप्टर निकाल लें. इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर निकालें. इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर निकाल लें. दिल में ऐसे ना क्या करें, एक बार सोच लें फिर मुझे बता दिया. सॉरी, चैप्टर 13 निकालना था, वो चैप्टर 11 एओपी वाला 12 निकाल. अच्छा, मैंने सारे चैप्टर निकाल लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 2. सुहेल, खालिद एंड कजी पेज नंबर 271 272. अच्छा मैं डियर, मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदे की इनकम फ्रॉम बिजनेस है 100 और उसमें उसने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की हुई है 20, ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ 80, उसमें उसने अदर इनकम में रेंटल इनकम शो की हुई है कि मैंने घर किराए पे दिया हुआ है 22 की, ये शो की हुई है, ये ऐड हुई हुई है. ऐड लेस खर्चे, खर्चों में उसकी दुकान की तनख्वाहें आ रही हैं, सैलरीज वगैरह, कोई उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, और साथ ये जो घर इसने किराए पे दिया हुआ है इसकी इंश्योरेंस आ रही है, इंश्योरेंस ऑफ हाउस गिवन ऑन रेंट. 1 2 3 खर्चे आ रहे हैं. डन. व्हाट इज द प्रॉफिट? जी माय डियर, 80, कैलकुलेटर नहीं पकड़ना ऐसे बोंगिया में, 94, ठीक है सही बोल रहे होंगे, 94. डन. मैं आपसे कहता हूं कि इसकी कैलकुलेट करें इनकम फ्रॉम बिजनेस. क्या कैलकुलेट करें? इनकम फ्रॉम बिजनेस. प्रॉफिट से चलें, कितना? 94. क्या उल्टाऊं? 22 और 1. क्यों 22 और 1 दोनों क्यों उल्टवा रहे हैं आप? 22 और 1 दोनों क्यों उल्टवा रहे हैं? मेरे ख्याल से ये भी प्रॉब्लम चाइल्ड है बिजनेस इनकम के लिए, और ये भी प्रॉब्लम चाइल्ड है. ये प्रॉपर्टी की ग्रॉस रिसीट है और ये प्रॉपर्टी के खर्चे हैं. किसी को फील हो रहा है या कराऊं? कराया तो फिर ज्यादा फील हो जाएगा, कराया तो ज्यादा फील हो जाएगा. हो रहा है या कराऊं? अच्छा तो बताएं अब इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? 73. अच्छा इस तरह नहीं कर सकते, 21 को माइनस कर दें नेट, इसमें तो 22 पड़ा हुआ है, 1 माइनस हुआ हुआ है, तो 21 पड़ा हुआ है. 21 वन एंड द सेम थिंग. आपको जो मर्जी पसंद है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं. आप लोगों ने पेपर में 22 को उल्टाकर 1 को उल्टाना है तो इस तरह कर दें, या आप लोगों ने नेट करके 21 को माइनस करना है तो भी मुझे एक्सेप्टेबल है. तो इस सवाल के नीचे छोटी सी कोई जगह बना के कहीं पे सफ़े के एंड पे नोट कर लें,
ये एक मिसाल कराई है मैंने आपको, सॉर्ट ऑफ ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। आज तक प्रॉफिट्स में किसी और हेड की क्या पड़ी होती थी? इनकम। लेकिन आज किसी और हेड के खर्चे भी पड़े हुए हैं, तो क्या करें, एक को उल्टाएं या दोनों को उल्टाएं? दोनों को उल्टाएं। बॉल लेके आओ। अच्छा, दिन बहुत कम रह गए हैं। हम तो जब क्रिकेट खेलते थे छक्के मारते थे, बॉल नहीं मिलती थी। एक दोस्त का बता रहा हूं। ये सीरियसली वो बॉल नहीं खरीदते रहते थे। आजकल तो मोबाइल पे ही क्रिकेट चल रही होती है। विले लोग 6 घंटे मैच देख रहे होते हैं। क्या? अच्छा माय डियर, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने लोग सीरियस हो गए हैं, सीरियसली सीरियस हो गए हैं कि जैसे बस अब पेपर हैं करीब सर पे ना। इसकी इंडिकेशंस होती हैं कुछ, एक दो इंडिकेशंस ये होती हैं कि मोबाइल का यूजेज बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। यानी स्क्रीन टाइम आप रात को देखते हैं एवरेज 4 मिनट 5 मिनट इन वन डे। एक ये इसकी निशानी है। मैं निशानियां भी बता रहा हूँ ना। फिर रिश्तेदार अक्सर कहते हैं बेटा कहाँ, वो जी उसके पेपर हो रहे हैं तो नहीं मिल रहा। दोस्त मेरे, यार वो तो पेपर उसके करीब हैं यार। अच्छा पेपरों के बाद मिलेगा। पेपर कब है? ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। दिसंबर की छुट्टियां भी होनी है उसको। ऐसे ऐसे सवाल लोग पूछ के हमारे दिल जलाते हैं। अच्छा जून जुलाई में आप लोगों को छुट्टियां नहीं होती हैं? ऐसे ऐसे सवाल पूछ के हमारे दिल जलाते हैं। दिसंबर की छुट्टियां नहीं हो रही आप लोगों को? आप पढ़ाते हैं? मैंने हाँ मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा चलो, आपको तो दिसंबर में मजे। हाँ संडे की छुट्टी नहीं होती ना, ठीक है। तो अब हमने लोगों से बातें करनी छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। लोगों को ये बता देना चाहिए हम उस्ताद नहीं है, हमारे सामने बहुत उस्ताद बैठे होते हैं जो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं यूट्यूब पे लेने। हम दीवाने हैं जो आते हैं इधर। दिल पे नहीं लिया मैंने, मैं हकीकत बता रहा हूं। सुहेल खालिद एंड काजी, कल आप लोगों ने दिल तोड़ा मेरा। सुहेल खालिद एंड काजी आर पार्टनर्स ऑफ एन एओपी। सुहेल खालिद एंड काजी क्या है? बोले पार्टनर्स ऑफ एओपी। इतनी मुश्किल से मैसेज बनवाया था। सुहेल खालिद एंड काजी आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी। सुहेल खालिद एंड काजी मेंबर्स हैं एओपी के एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ एओपी इज ट्रेडिंग ऑफ चावल एंड गंदम। तो लिख दें एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। आई हैव गॉट 12 मार्क्स। नो, व्हाई नो? क्यों नहीं? एग्रीकल्चर इनकम माफ क्यों नहीं है? एक्सेलेंट, वेल डन माय गाय। ये ट्रेडिंग ऑफ राइस एंड व्हीट है, खुद नहीं काश्त करा बल्कि खरीद के बेच रहा है, इसलिए ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमा रहा। वेल डन। द प्रिंसिपल एक्टिविटी, आपका इलाका कौन सा मेरे भाई? गिलगित, वेल डन। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ एओपी एंड इट्स मेंबर्स। एओपी और उसके पार्टनर्स की डिटेल उसने आपको दे दी है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एनुअल इनकम ऑफ एओपी एंड इट्स पार्टनर्स। एओपी अल्हम्दुलिल्लाह सफर्ड अ लॉस ऑफ 15 लाख। The loss has been arrived at after adjusting rental income. The profit has been arrived at. The profit has been arrived at after adjusting rental income. तो फिर कैसे रेंटल इनकम को बाहर निकाला था? लेस करके और इसके खर्चों को ऐड करके। बोले द प्रॉफिट हैज बीन अराइव्ड एट बाय एडजस्टिंग रेंटल इनकम। बाय इंक्लूडिंग रेंटल इनकम भी लिख सकता था, वो तो जैसे मर्जी लिखे। द प्रॉफिट हैज बीन अराइव्ड एट बाय एडजस्टिंग रेंटल इनकम। लेकिन मेरे ख्याल से एडजस्ट का लफ्ज उसने पता है इसलिए लिख दिया है कि नीचे आ रहा है लॉस, तो रेंटल इनकम पॉजिटिव टाइप चीज है, तो ऐसी फिर शायद उसने एडजस्ट कर लिया कि लॉस आ रहा है
तो द नेगेटिव इज अराइव्ड एट बाय एडजस्टिंग रेंटल इनकम। द लॉस ऑफ नेगेटिव 1500 इज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग द एडजस्ट, तो ऑब्वियसली एड हुई होगी ना, रेंटल इनकम तो पॉजिटिव टाइप चीज है। आफ्टर एडजस्टिंग द रेंटल इनकम अर्न्ड बाय एओपी, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। और रेंटल इनकम की डिटेल्स क्या है माय डियर? ये मुझे 22 रुपए टाइप चीज लग रही है, और ये मुझे टोटल जो है इनका 1 रुपए टाइप चीज लग रही है, और 22 माइनस 1 ये मुझे 21 रुपए टाइप चीज लग रही है। आंखें खोल के क्लास लेनी है। इज इट सो और नॉट? बताएं कितनी रेंटल इनकम है? ग्रॉस 2 मिलियन। प्रॉपर्टी टैक्स, मुझे पता है कि अकाउंटिंग वाले सारे डेप्रिसिएशन माइनस करा दिए, टैक्स वाले नहीं करने देते। अभी हमें इससे कंसर्न नहीं कि अकाउंटिंग वालों ने क्या ब्लेंडर मारा है। फिलहाल हमें एक और स्यापा पड़ा हुआ है कि लॉस तक पहुंचते हुए ये पूरा 1502 उसमें डाल दिया हुआ है। हालांकि ये रेंटल इनकम है, ना के इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस मेरी कुछ और है, डेट इज राइस एंड व्हीट। और ये कौन सी इनकम है? रेंटल इनकम है। अब मैं क्या करूं, इसको यहां से निकाल दूं। चलें जी, स्टार्ट। पहला सफा छोड़ दें खाली न्यूमेरिकल के फेस के लिए। वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस, किसकी? एओपी की। वैसे ही पूछ रहा हूं ये किस चीज का बिजनेस है, तो क्या इसमें घर के किराए पड़े होने चाहिए? कहां से स्टार्ट करें, लॉस से प्रॉफिट से? लॉस। द लॉस इज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग। अब कोई मशवरा दे क्या करें, रेंटल इनकम को कैसे बाहर निकालूं? माइनस कर दूं? क्या करूं? -2000 प्लस 497,500, या कोई शॉर्टकट बताएं? इसको लेस कर दूं, ये खुशी टाइप चीज है, खर्चे को ऐड बैक कर दूं, या ओवरऑल खुशी को माइनस कर दूं? ये नेट इनकम है, ये ग्रॉस है, और ये क्या है? आई कैप को यहां नेगेटिव का साइन लगाना चाहिए था, क्योंकि नीचे फिगर कम हो रही है ना। तो ग्रॉस रिसीट माइनस इज इक्वल टू नेट। मेरे ख्याल से नेट को उल्टा दें। जब आप नेट को उल्टाएंगे तो उसमें तीनों खुद ही सिमट के लिपट जाएंगे, ये उलट जाएंगे सारे के सारे। तो बस नेट को उल्टा दें, कोशिश करें जरा। इस तरह करना है तो इस तरह कर लें, 2000 माइनस कर दें और 497.5 को ऐड कर दें। अगर इस तरह नहीं करना, अच्छा करना वही है, ऊपर लॉस पड़ा हो जो प्रॉफिट हो, लेस करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेस ही कराई है। किसी और हेड की इनकम किसी और हेड में पड़ी हो तो लेस होनी होती है, होनी लेस ही है जी माय डियर। लेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी? यार ये मुझे पता है कि ये रिक्लासिफाई होके उधर जानी नहीं है, ये रिक्लासिफाई इंशाल्लाह हम करेंगे कल। ये रिक्लासिफाई होके जो है वो कहाँ जानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्लासिफाई इस अमाउंट पे नहीं होनी माय डियर। रिक्लासिफाई करते हुए ज़रा अकल लगानी पड़ेगी, रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस करने हैं और काफ़ी कुछ करना है। तो रिक्लासिफाई इस अमाउंट पे नहीं होनी, लेकिन याद रख लें कि इसको कहीं लेके ज़रूर जाना है। इस फिगर को नहीं लेके जाना, प्रॉपर्टी इनकम खुद निकालेंगे इंशाल्लाह कल। अच्छा जी आगे चलें, रिवर्स कर दें इनकम प्रॉपर्टी को। खर्चों में पार्टनर्स की पेमेंट्स पड़ी हैं। पार्टनर को सैलरी देना बिजनेस का खर्चा है? नहीं। अच्छा, जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल लाता है उसको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो पार्टनर कम कैपिटल लाता है उसे कम इंटरेस्ट दिया जाता है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी भी है? नहीं पढ़ी भी मेरे ख्याल से, अकाउंटिंग सिलेबस में नहीं है, पहले होती थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है कि कुछ पार्टनर कहते हैं, सैलरी तो ये होती है ना, जो पार्टनर कहते हैं मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं मुझे ज्यादा सैलरी दो,
जो पार्टनर कहते हैं मैं कम टाइम दे रहा हूं, मुझे कम सैलरी दो। जो पार्टनर कहते हैं मैं घर बैठ के मक्खियां मार रहा हूं, मुझे कोई सैलरी ना दो। जो पार्टनर कहते हैं मैं ज्यादा सरमाया लाया हूं बिजनेस में, मुझे उस पर कुछ इंटरेस्ट दो। जो पार्टनर मैं कम सरमाया लाया हूं, मुझे कम इंटरेस्ट दो। ये सारी ही मेरे भाई 21 के जे वाली चीजें हैं, 21 के जे वाली, और ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये बिजनेस के खर्चे नहीं है, ये बिजनेस के खर्चे नहीं। इक्कीस के जे में पढ़ा था ना, पार्टनर की कोई भी पेमेंट बिजनेस का खर्चा नहीं है। अब इन सबको उल्टा दें, एड बैक, ये खर्चे माइनस हो चुके हैं, ये लिख देखें डेबिटेड, ये खर्चे माइनस हो चुके हैं। सैलरी किस किस की? सुहेल की, सुहेल की खालिद, सुहेल की सैलरी 900, 600, 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुहेल का, खालिद का, काजी का, चलिए मैं खुद कर लेता हूं कैलकुलेटर। 402 पॉइंट, बिल्कुल गलत बोला आप लोगों ने, 402.5 नेगेटिव। ओके, चलें आगे। अच्छा, अब हमने एक प्रोविजन पढ़ी थी प्रॉपर्टी के चैप्टर में, वो प्रोविजन देखें। और इस प्रोविजन को कल हम इस न्यूमेरिकल में डालेंगे, क्योंकि अब तो टाइम खत्म हो गया है। वर्किंग 1 करके हम छोड़ रहे हैं न्यूमेरिकल को बस। जब कोई प्रॉपर्टी ओन की जाए, 2 या 2 से ज्यादा बंदे प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, एंड देयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड, और उनके शेयर्स पक्के पक्के पता है हमें, इस सवाल में बताएं मैं सुहेल खालिद कादी का कितना कितना हिस्सा है। द पर्सन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एओपी, इनको एओपी नहीं समझना आपने, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, एंड द शेयर ऑफ ईच बंदा इन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन देयर। कल हम इनकम ऑफ प्रॉपर्टी को एओपी के न्यूमेरिकल में नहीं डालेंगे, इनके अपने हाथों में डालेंगे। चलें छोड़ें, बात मुझे एडवांस में नहीं करनी चाहिए, वर्किंग 2 कर लें और छुट्टी करें। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी फिलहाल निकाल के रख दें मुझे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फिलहाल निकाल के रख दें मुझे, ताकि कल इंशाल्लाह इसका कुछ करें। फिर ये किसके हाथों में जानी है ये फिर कल देख लेंगे, किसके न्यूमेरिकल के फेस पे जानी है ये कल देख लेंगे। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी निकालें। ग्रॉस रिसीट मिल गई किसी को? ग्रॉस रिसीट कितनी है? प्रॉपर्टी टैक्स तो मेरे ख्याल से सेक्शन 15A में अलाउड है, प्रॉपर्टी टैक्स से सेक्शन 15A में अलाउड है, लेकिन डेप्रिसिएशन की जगह रिपेयर, असल में लोगों ने कहा था डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, लॉ में करने का नहीं, रिपेयर का 1/5 माइनस कर लो। तो इसलिए डेप्रिसिएशन तो माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि क्या माइनस करने की इजाजत है?
अब हम रिक्लासिफाई करते हुए सही तरीके सोचें या उसकी गलतियां सोचें? सही तरीके सोचें। लेस रिपेयर अलाउंस, ओए 1 मिनट रहता है। अच्छा जी, इसको डबल अंडरलाइन कहते हैं। ये जो है ना वर्किंग के नीचे लगती होती है और यहां से ऊपर ना सिंगल अंडरलाइन लगती होती है। ठीक है जी, शुक्रिया।